ईद यानी कि खुशियों का त्योहार, ईद यानी कि प्यार और भाईचारे का त्योहार। लेकिन जम्मू कश्मीर में ईद के दिन ये सब कुछ गायब है। प्यार की जगह नफरत के पत्थर चल रहे हैं, खुशियों की जगह मातम है, भाईचारे की जगह खून खराबा हो रहा है। सरकार ने रमजान के महीने में पत्थरबाजों और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया था, लेकिन आतंकी हरकतें और पत्थरबाजी नहीं रुकी। आज ईद की नमाज के ठीक बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया। अनंतनाग के साथ साथ सोपोर, पुलवामा, शोपियां और कुपवाड़ा में भी पत्थरबाजी हुई। अनंतनाग में पत्थरबाजी के दौरान ही ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। कश्मीर में ईद के दिन अगर नफरत की पत्थरबाजी होती रही तो दूसरी ओर कश्मीर के ही एक गांव में ईद की खुशियों पर मातम बहुत भारी पड़ा। पुंछ जिले में शहीद औरंगजेब का आज जनाजा उठा तो पूरा गांव रो पड़ा। गांव के किसी आदमी ने ईद नहीं मनाई। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब को 14 जून को जैश और हिजबुल के 4 आतंकियों ने अगवा करके मार डाला था। शहीद होने के पहले औरंगजेब ने आतंकियों का दिलेरी से सामना किया और अब उसके पिता पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों से बदला कब लिया जाएगा। हम इसका कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लगता है? हमारा झंडा क्यों नहीं लगता? मैं समझ रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। हम हैं आपके साथ, ठीक है, हम हैं, बिल्कुल हैं। और ये आप ये कभी मत सोचो कि हम जो है इसको नहीं जाते। मेरे पलटन के जो सारे जवान हैं वो औरंगजेब, समझ मारो, जरा बहादुर है ना, देश के लिए जान दी ना, देश के लिए करवा लोगे। बिल्कुल, मैं खुद देकर तैयार हूँ, ये मेरा बात था, हम सब करवाना देंगे। बिल्कुल, ये भी फोर्स के अंदर है ये। अच्छा, क्या नाम है तेरा? मेरा औरंगजेब। बाप का नाम है? बाप का मोहम्मद हनीफ। किधर रहते हो? पुंछ रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील। ड्यूटी किधर है? ड्यूटी शादी मार्ग पुलवामा, शादी मार्ग कैंप। किसके साथ? शुक्ला से घूमते तू? हाँ, मैं रोहित शुक्ला के साथ। क्या ड्यूटी दे रहे? मैं सिपाही एक राफेल में जो पोस्ट पर ड्यूटी देता है। वो शुक्ला का गार्ड भी तो हुई है? हाँ। उसके साथ सेवा में तो ही जाते है ना? जी हाँ, 4। अच्छा जी। मोहम्मद के इनकाउंटर में तो हुई था? वसीम, मोहम्मद वसीम तला। हाँ, उसमें मैं था। इन्फॉर्मेशन किस तला लोगों का इनकाउंटर तूने किया? जी हाँ, किसने किया था? मेरे हाथ में लग गई थी तो मैं क्या लगी? मेरे हाथ में टूट गया था, मीठा। तुम्हारे हाँ, शहीद होने के बाद? ईद के दिन अगर कश्मीर में पत्थरबाजी और मातम का काला साया पसरा हुआ है तो दूसरी ओर बॉर्डर पर नापाक गोलीबारी भी हुई। आज दिन का उजाला फैलने से पहले ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर अनिया सेक्टर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई। नौशहरा में पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय सेना के 21 साल के जवान विकास गुरुंग शहीद हो गए। कश्मीर में केंद्र सरकार के एक तरफा सीज फायर का आज आखिरी दिन है। अब चारों ओर से आवाज उठ रही है कि आतंक के खिलाफ आर पार का एक्शन फौरन शुरू किया जाए। में तो हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। और वहां तो ईद तो खुशियों की होती, लेकिन खुशी नाम की चीज तो कश्मीर में है नहीं कोई। गम, अफसोस और गुस्से, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूं कि पूरे मुल्क की तरह और पूरी दुनिया की तरह कश्मीर में भी खुशी और अमन का माहौल बने और ये मरना और मारना ये बंद हो जाए। कश्मीर के बारे में उसमें इतना ढुलमुल सब कुछ रहा है कि किसी को पता ही नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम मजबूती के साथ निपटना चाहते हैं इन सब लोगों के साथ, या बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, विकल्प 2 ही है, तो इसलिए हमें चुनना पड़ेगा किस रास्ते हम चलना चाहते हैं। No, I'm sure everything is being taken cognizance of, and immediately I think the priority and the concern for each one of us is to make sure that the upcoming Amarnath Yatra is concluded successfully, peacefully, and that's a responsibility not only limited to the government but also to the members of the civil society. Each one of us will have to cooperate in that and also exercise a very high degree of alertness, keeping the possibility of mischief being happening from across the borders.
आज ईद का दिन है, लेकिन ना सेवैयां खाई जा रही हैं, ना गले मिला जा रहा है। पत्थरबाजी हो रही है, बॉर्डर पर हमारा जवान शहीद हो रहा है और औरंगजेब का पूरा गांव इस वक्त दुख में और मातम में डूबा हुआ है। किसी ने वहां पर ईद नहीं मनाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो खामोशी अब आप महसूस कर रहे होंगे, मातम वहां पर महसूस कर रहे होंगे, क्या जो ये तूफान से पहले की खामोशी माना जाए? बिल्कुल कहा यह जाना चाहिए कि ये तूफान के पहले की खामोशी हो, क्योंकि बहुत ब्लडशेड जो है वो कश्मीर में हो चुका है। कई लोगों की जानें गई हैं, कई सुरक्षा बलों के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पत्रकार तक जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग घरों में ईद मनाने जा रहे थे, औरंगजेब की बात करूंगा, उनको आतंकी अगवा करते हैं और उसको जो है निशाना बनाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। आज जहां उनके घर में ईद सेलिब्रेट होनी थी, आज वहां पर मातम है। पूरे गांव उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर गमगीन है। मगर चाहता कहीं ना कहीं हर कोई यही है कि अब कहीं ना कहीं एक कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बातें हो गई, बहुत चीज देख ली। 1 महीना तक पाकिस्तान को और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों को यहां पे देख लिया। लगातार मौके उनको मिले और आतंकवादियों ने हमले किए। ऐसे में अब कार्रवाई चाहिए, क्योंकि कार्रवाई के बाद ही आतंकियों को कंट्रोल किया जा सकता है। 1.5 साल जो पिछले कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है, उसमें 150 के करीब जो है आतंकवादियों को मारा गया है। टॉप कमांडर मार गिराए गए। उसी का नतीजा था कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो घबराए हुए थे, भाग रहे थे। मगर आज एक बार फिर जब 1 महीना उन्हें समय मिला, एक बार फिर से जो है वो रीग्रुप हुए आतंकी। उन्होंने फिर से अपनी पैंठ बनाई और लगातार कश्मीर शहर के अंदर हमले होते हैं। सुजात बुखारी जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको जो है आतंकी निशाना बनाते हैं, उनको मार देते हैं। हॉस्पिटल के बाहर SMHS हॉस्पिटल के बाहर नाका है पुलिस का और CRPF का, वहां फायरिंग होती है, वहां निशाना बनाया जाता है। आज ईद की नमाज के बाद वहां पर पाकिस्तान की ओर ISIS के झंडे जो है लेकर पत्थरबाज बाहर निकलते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं, ये इशारा करती हैं कि अब सुरक्षा बलों को, अब सरकार को कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत हाथ बंधे नहीं छोड़े जा सकते हैं सुरक्षा बलों के। अजय, मैं ये जानना चाहूंगी कि खास तौर से आज राजनाथ सिंह से भी जब सवाल पूछा गया तो ईद को लेकर ऐसा एहसास हुआ कि उन्होंने जैसे चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि मैं कल बोलूंगा। साफ तौर पर एक फैसला अब लिया जाना है। तो वहां पर आपके सरकार के सोर्सेस क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पर पहले तो ये उनका आकलन था और ये उनका अंदाजा था कि सीज फायर तो नहीं, मतलब ऑपरेशन को सस्पेंड रखा जाए और एक गुडविल जेस्चर की तरह इसे आगे बढ़ाया जाए, कश्मीरियत की बात की जाए। लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, तो आपको लगता है कि ये ऑपरेशन ऑल आउट फेज 2 पूरी तरह से पृष्ठभूमि बन गई है, खास तौर से पिछले 48 घंटों के वाकये के बाद? बिल्कुल चाहिए तो यही है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सुरक्षा बलों की ज्यादातर एजेंसियां जो है वो नहीं चाहती कि अब इस ऑपरेशन को और सस्पेंड रखा जाए, क्योंकि बहुत खुला हाथ जो है आतंकियों को दे दिया गया और सुरक्षा बलों के हाथों को बांधा गया। ये इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं अलर्ट पहले से था, इसलिए सुरक्षा बलों ने अलर्टनेस थी और हमले आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड हमले हुए, फायरिंग हुई, उसमें ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। मगर अब ये भी देखना होगा कि कब तक इस तरह से हाथ बांधकर उनको रखा जा सकता है। हमने उप मुख्यमंत्री ने जो है कविंद्र गुप्ता, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक रमजान तक के लिए एक छूट दी गई थी, मगर अब वो नहीं रहेगा। ऑपरेशन जो सस्पेंड किया गया था उसको जारी रखा जाएगा। ज्यादातर लोग जो जिन सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि अब इस ऑपरेशन को रोका जाना गलत होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है आने वाले समय में हो सकता है और कहीं ना कहीं हाथों से जो है वो समय निकल सकता है, जिसके बाद शायद काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो सर, जो सूत्र हैं वो तो यही बताते हैं कि इसको और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मगर अब देखना है कि क्या सरकार सिर्फ ये एक राजनीतिक फैसला जो इसे माना जा रहा था, जो सीज फायर का अनाउंसमेंट किया गया था, इस राजनीतिक फैसले को क्या एक मौका और देते हैं? क्योंकि वाजपेयी के समय भी जब सीज फायर कश्मीर में किया गया था तो उसके बहुत बुरे नतीजे निकले थे, और दूसरा अटेम्प्ट जब आज किया गया है तो इसके बाद भी नतीजे कुछ अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, ये अंदाजा पहले से ही सरकार को था कि नतीजे ऐसे निकल सकते हैं। बल्कि दिनेश्वर शर्मा ने तो ये तक कहा था कि हमें पता है कि रीग्रुप करने का मौका आतंकियों को मिल सकता है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक गुडविल जेस्चर दिखाया, ऑपरेशन सस्पेंड किया। लेकिन आप कहेंगे, मानेंगे कि जो ऑपरेशन ऑल आउट फेज 1 था, उसके जो बहुत सारे गेन्स थे वो भी इस 27 दिनों में, 1 महीने में उल्टा लूज हुए हैं, बल्कि वो गेन्स भी वॉश आउट हुए हैं, क्योंकि रीग्रुप करने का मौका मिला है, लोगों को एक छत के नीचे आने का मौका मिला है इसमें।
बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह से जब सेना के ऑपरेशन जो है वो रुके हैं, वो इससे कहीं ना कहीं आतंकियों को मौका मिला। होता क्या था आपको बता दूं, जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती थी कि कहीं आतंकी छुपे हैं, तो तुरंत सुरक्षा बल, चाहे वो दिन का समय होता था या रात का समय होता था, कार्रवाई होती थी, कॉर्डन होता था, सर्च होता था और आतंकियों को मार गिराया जाता था। यही वजह है कि बड़ी तादाद आतंकियों की और खासतौर पर आतंकियों के कमांडर्स की जो है वो खत्म हो गई थी। मगर अब क्या हुआ, जब ऑपरेशन को रोका गया, ऑपरेशन सस्पेंड करने का मतलब यह था कि आतंकियों के पास की जानकारी सुरक्षा बलों के पास होती थी कि इस इलाके में आतंकी छुपे हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं की जानी होती। क्यों? ताकि लोग बाहर ना निकले, पत्थरबाज जो है उनको बाद में नुकसान ना हो, लोग अगर उनके सिंपैथाइजर जो है आतंकियों के बाहर निकलते हैं तो उसको नुकसान ना हो, ये सारी वजह थी। मगर जब ऑपरेशन रुक गए तो आतंकी जो है पहले एक जगह छुपे होते थे, वो कहीं भी घूमते थे और यही वजह हो गई कि आतंकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे। और यही नतीजा है कि कल शुजात बुखारी को कश्मीर के मेन शहर में, बाजार में जो है शरेआम जो है उनको उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई। यही वजह है कि बड़े आराम से जो अपनी एक गाड़ी में औरंगजेब जो बैठ के अपने घर जा रहे थे, पुलवामा पहुंचते हैं, उनको वहां से हाईजैक किया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है। कश्मीर में जो लोग जो सेना के समर्थक हैं, जो सेना को कहीं ना कहीं कोई जानकारी देते थे आतंकियों के बारे में, उनको वहां से उनके घर में जाकर उठाया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। तो ये सारे नुकसान कहीं ना कहीं हुए हैं। आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह, शहर के अंदर घुसने का मौका मिला, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का मौका मिला है। ये सारी चीजें जो है नुकसान में आएंगी और इस चीज को वापिस, अगर आपको बता दूं, पहले नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियां देखी जाती थी वो कश्मीर शहर तक पहुंच गई थी, सेंट्रल कश्मीर पहुंची थी। वो एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अजय, आप हमारे कश्मीर में एक ऐसी ईद और चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अजय चांडियाल इस वक्त जुड़े हैं। अजय, कश्मीर में कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए सरकार ये फैसला, केंद्र सरकार ये फैसला लेती है कि ऑपरेशन ऑल आउट फेज 2 की शुरुआत की जाए, ये सीज फायर पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए, ऐसे में महबूबा क्या कहेंगी? क्योंकि ये भी साफ हो रहा है बीजेपी और पीडीपी एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि महबूबा मुफ्ती के लिए कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना तो एक पॉलिटिकल गेन के लिए हो सकता है कि पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए वो देख रही होंगी कि कहीं ना कहीं एक बार सीज फायर को फिर से एक्सटेंड करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा भी है, बार बार उन्होंने हिमायत की है कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, कश्मीर में टॉक्स होनी चाहिए। मगर सच्चाई यह भी है कि जब जब टॉक्स की बात आई है, जब जब सुलह की बात आई है, जब भी ये कहा गया है कि इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए, तब तब कहीं ना कहीं बड़े हमले हुए हैं, चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे बॉर्डर के अंदर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात हो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर फिर से एक बार सीज फायर को एक्सटेंड करने की बात महबूबा मुफ्ती कहती हैं तो बीजेपी क्या दबाव में आकर उनकी बात जो है वो मान लेती है यहाँ पर सरकार चलाने के लिए, या फिर केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा एजेंसियों की बात मानती है और कश्मीर में अपने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को जारी रखती है ताकि कश्मीर में एक बार फिर से शांति बहाली की ओर जो कदम बढ़ाया गया था उसको वापस लाया जा सके। और आपको एक चीज और बता दूं, आज डॉक्टर पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी एक चीज बड़ी साफ कही कि कश्मीर में आप देखेंगे तो जब आईएएस की परीक्षा होती है तो टॉपर कश्मीर का होता है, जब नीट के एग्जाम जो नतीजे आते हैं तो टॉपर कश्मीर से कहीं आते हैं। कई बच्चे जो हैं वहां पर आईएएस कर रहे हैं, आईपीएस कर रहे हैं, केपीएस की बात की, केएएस की बात की, तो हर जगह पर बच्चे जो है आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। तो ये भी साफ दर्शा रहा है कि वो आम जनता जो है वो नहीं चाहती कि कश्मीर में इस तरह से बवाल होता रहे। आम जनता इनकी समर्थक नहीं है। कहीं ना कहीं अब जो लोग इसमें मिसक्रेंट हैं, जो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सिर्फ कश्मीर के लिए बातें करते हैं, हिमायत करते हैं। अजय, यशवंत सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि वो लोग जिम्मेदार आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए, या तो आर या पार कीजिए या फिर वार्ता कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि बात किससे करें, पाकिस्तान से बात करें या स्टोन पेल्टर से बात करें जिनका कोई चेहरा नहीं है। और हुर्रियत का तो हाल हम खुद देख रहे हैं कि वो किसी भी सिचुएशन पे एक स्टेक होल्डर की तरह अब कंट्रोल ही नहीं रख रही है। तो ऐसे में दिनेश्वर शर्मा जो कि स्पेशल इंटरलॉक्यूटर हैं, उनकी क्या राय हो सकती है इस मामले में? क्या वो छन छन के खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ये हालात हैं कश्मीर में, दिनेश्वर शर्मा जब एज ए इंटरलोकेटर कश्मीर में पहुंचते हैं, वार्ता की बात हो तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि उनसे कोई नहीं मिलता। अंदर खाने से जो है काफी लोग जो है आम सोसाइटी की बात की जाए, बिजनेसमैन कम्युनिटी की बात की जाए, हर किसी की बात की जाए तो हर कोई इंसान एक अलग अलग सेक्शन से लोग उनसे मिलते हैं। मगर एक डर और खौफ का माहौल जो बनाया है आतंकवादियों ने, जो सेपरेटिस्ट ने हालात वहां पे बनाए हैं, जब कोई सिविलियन जो है पत्थरबाज कोई मारा जाता है तो वहां पे बंद की कॉल दी जाती है, तो एक बहुत बड़ी
वजह जो है वो लोगों में खौफ है, वो डर है, उस चीज को, उस डर को खत्म करना होगा। लोगों को खुद बाहर आना होगा आतंकवाद के विरोध में। आतंकवाद के साथ साथ जो पत्थरबाजी होती है, जो सेपरेटिस्ट जो है वो बंद की कॉल देते हैं, उनके विरोध में सामने आना होगा। तब कहीं जाकर कश्मीर में शांति बहाली हो सकती है और ऐसे लोगों का सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सीधे तौर पर साथ देंगी और तभी हालात कश्मीर के बेहतर हो सकते हैं। और सिर्फ ये कहा जाए कि वहां पर सीजफायर करने से या बाकी चीजों को करने से वहां पर हालात बेहतर होंगे। टॉक्स के लिए अंदर खाने से जो लोग आते हैं उन लोगों को सामने भी आना होगा, तभी कश्मीर में आतंकवादियों को और सेपरेटिस्ट को पता चलेगा कि अब हमारी नहीं चलने वाली, अब कहीं ना कहीं हमें इस रास्ते पर जो शांति का है, जिसमें कश्मीर और कश्मीरी जो है वो मारे जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो रास्ता अपनाना है। ऐसे में अजय, कल जो फैसला होगा, साफ तौर पर अमरनाथ यात्रा अब एक बहुत बड़ा फैक्टर और उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। केंद्र के जहन में ये बात रहेगी। बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग जो है वो आतंकवादियों द्वारा और खासतौर पे पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं आतंकियों के, उनकी बनाई गई है। जैश के खास दस्ते जो है यहां पहुंचे हैं, जो अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि बड़े कड़े इंतजाम जो है सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हैं। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है वहां पर लगाई गई है। सिर्फ पूरे ट्रैक पर जो है हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन और बाकी अन्य अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के जरिए नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह से कोई भी आतंकी जो है इस यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। और ये चीज कश्मीर के लोगों को भी समझनी चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो आम लोग हैं, क्योंकि लाखों लोग अमरनाथ यात्रा पर आते हैं और इन्हीं लाखों लोगों के आने से लाखों करोड़ों रुपए का जो बिजनेस वहां पे जनरेट होता है। जो टूरिस्ट आता है वो सीधा, अगर उसमें कोई खलल डलता है तो सीधे तौर पर नुकसान आम कश्मीरी को होने वाला है। यही मौका है जब कश्मीर के लोग जो है वो बिजनेस करते हैं, जो कमाई करते हैं, और उसके बाद पूरा साल उनको इसी पे सर्वाइवल उनका होता है। अगर ये चीज होती है, आतंकी अगर ऐसा करते हैं, अगर सेपरेटिस्ट यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो सीधे तौर पर नुकसान कश्मीर और कश्मीरियों का होने वाला है। ये चीज लोगों को समझनी होगी। ये चीज लोगों को समझनी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, बात तो बहुत होती है, लेकिन जमीन पर हालात जिस तरह से बेकाबू होते चले जा रहे हैं, एक स्ट्रांग हैंड की भी जरूरत यहां पर महसूस की जा रही है और कल इस पर केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़ सकती है। यहां